हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम के लिए में स्वागत है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसका जनरल स्टडीज़ पेपर 1 सामान्य अध्ययन पेपर 1 सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन पेपर 2018 में पूछा गया था, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक रूस में आयोजित फीफा विश्व कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया। 2018 में रूस में 21वां फीफा वर्ल्ड कप हुआ जिसमें कुल 32 टीमों ने भाग लिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 32। 2018 फीफा वर्ल्ड कप में कुल 64 मैच हुए जिसमें से फाइनल मैच में फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा के 2018 का फीफा वर्ल्ड कप जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 11 मई 2018 का रामायण सर्किट की शुरुआत की। 11 मई 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेश दर्शन स्कीम को और बढ़ावा देने के लिए भारत और नेपाल के बीच में रामायण सर्किट की शुरुआत की, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग गाजीपुर टाउन से लखनऊ के बीच में 6 लेन एक्सप्रेस वे है जिसकी लंबाई 340.824 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेस वे जनवरी 2021 तक बनने की संभावना है। यह पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग लखनऊ होते हुए बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैज़ाबाद, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर टाउन तक आएगा, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा बस्ती नहीं आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो बस्ती हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप मैप में भी देख सकते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग किन किन शहरों से गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राज्य के ई गवर्नर सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो हमारा आंसर था ऑप्शन सी 96वां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, फिर भी हम इसे देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन मई जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी केरल। निपाह वायरस का जो बीमारी है वो चमगादड़ों के कारण फैला था, जिसमें कि तेज़ बुखार के साथ साथ खांसी, सिरदर्द और सांस लेने में दिक्कत होती थी, यहाँ तक कि हमारे ब्रेन में सूजन भी हो जाती थी। तो इसको आप याद रखिएगा कि निपाह वायरस कैसे फैला और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जून 2018 में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस नगर में राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह भी हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का हेडक्वार्टर खड़गपुर में है और इस पुस्तकालय का मेन उद्देश्य ये था कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय को एक दूसरे से कनेक्ट करना, जिससे कि आप घर बैठे ऑनलाइन कहीं से भी कोई पुस्तक पढ़ सकें। इसमें आपको 10 भाषाओं की पुस्तक अवेलेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। वैश्विक शांति सूचकांक GPI ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018 के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो उस टाइम हमारा ये आंसर था 136वां, लेकिन अब बात करेगा 2019-20 में भारत का कौन सा स्थान है। भारत का स्थान है 141वां। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2019-20 में भारत की रैंक है 141। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित होगा। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। उस टाइम हमारा आंसर था वाराणसी, लेकिन अब पूछेगा तो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 2020 कहाँ मनाया गया। ये हमारा मनाया गया नई दिल्ली में। इसे आप याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते क्यों हैं। 9
9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। तो उसी के उपलक्ष्य में हर साल 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 4 जुलाई 2018 से धान का प्रति कुंटल न्यूनतम समर्थित मूल्य समर्थन मूल्य MSP 2018-19 के दौरान है। 2018-19 में धान का समर्थन मूल्य था 1750, लेकिन अब 2019-20 में 65 रुपये बढ़ के 1750 में 65 रुपये बढ़ के ये हो गया 1815। ठीक है फ्रेंड, इसको आप याद रखिएगा कि धान का समर्थन मूल्य 1815 रुपये हो गया। अब गेहूं का समर्थन मूल्य कितना है? गेहूं का समर्थन मूल्य है 1925 रुपये। ठीक है फ्रेंड, जो पिछले साल 1840 था। ठीक है फ्रेंड, इसको भी आप याद रखिएगा कि पिछले साल 1840 था और इस साल 1925 हो गया। और धान का समर्थन मूल्य इस साल 1815 और पिछले साल 1750। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2018 में पाकिस्तान का संसदीय चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बना? ये तो आप सभी को पता होगा, खानों में खान, कटोरा खान, इमरान खान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किसने वर्ष 2018 का मैग्सेसे पुरस्कार जीता? तो वर्ष 2018 का मैग्सेसे पुरस्कार भारत वटवानी और सोनम वांगचुक ने जीता। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त A और B। अब वर्ष 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता? वो जीता NDTV के एडिटर इन चीफ रवीश कुमार जी ने, जिनको आप न्यूज़ में भी देखते होंगे। वर्ष 2020 का मैग्सेसे पुरस्कार जो कि जुलाई में दिया जाना था वो कैंसिल हो गया कोरोना की वजह से। ठीक है फ्रेंड, अब आप जान लीजिए कि मैग्सेसे पुरस्कार क्या है। रमन मैग्सेसे जो कि फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे, उनकी मौत एक प्लेन एक्सीडेंट में हो गई थी। तो हर साल उन्हीं के याद के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। इसमें एशिया के व्यक्तियों या संस्थाओं को उनके विशेष कार्य के लिए ये जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसे हम एशिया का नोबेल प्राइज़ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। दशम ब्रिक्स मीन्स 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 निम्नलिखित देशों में किसमें आयोजित किया गया? तो हमारा आंसर ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हुआ ब्राज़ील में 2019 में। अब 12वां शिखर सम्मेलन 2020 में होना था, जो कि कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया। ये जुलाई 2020 में रूस में होना था। ठीक है फ्रेंड, ब्रिक्स के जो मेंबर हैं, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स को हम न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है जो कि चाइना में है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, पहला है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है फ्रेंड, कृष्ण यजुर्वेद का उदय दक्षिण भारत में हुआ था, जबकि शुक्ल यजुर्वेद का उदय उत्तर भारत में हुआ था। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है ऑप्शन A, वाजसनेमी। अगर आपसे क्वेश्चन में कृष्ण यजुर्वेद की संहिता पूछता तो उस केस में आपका आंसर होता ऑप्शन D, काठक। इसको आप याद रखिएगा, ये आने वाले पेपर में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन A और दूसरे को कारण R कहा गया है। पहला कथन A है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, तो और दूसरा है कारण रीज़न उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। ये कथन और कारण हमारा सही है। भारत में तुर्की आक्रमण सफल हुए क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। कथन A
तथा कारण आर दोनों ही सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। अगर यहाँ पे तुर्की की जगह अंग्रेज भी होता तब भी ये हमारा ऑप्शन ए ही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न मंदिरों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पहला है बृहदेश्वर मंदिर, दूसरा है गंगेकोंड चोलापुरम मंदिर, तीसरा है महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और चौथा है सप्त पैगोड़ा मंदिर। ये दोनों मंदिर का निर्माण चोल वंश ने कराया था और ये दोनों मंदिर का निर्माण पल्लव वंश ने कराया था। ये चारों ही मंदिर तमिलनाडु में स्थित हैं। तो सबसे पहले हमारा सप्त पैगोड़ा मंदिर का निर्माण हुआ था, ये हुआ था 7वीं शताब्दी में। फिर उसके बाद महाबलीपुरम का तटीय मंदिर का निर्माण 728 ईस्वी में। फिर उसके बाद हमारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था हमारा 11वीं शताब्दी में। फिर लास्ट में गंगेकोंड का चोलापुरम मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर होगा पहले 4 का निर्माण हुआ, फिर 3 का, फिर 1 का, फिर 2 का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? हाथी गुम्फा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी पहाड़ों में स्थित है। इसमें चट्टानों को काटकर 17 पंक्तियों का एक शिलालेख बनाया गया है। इस शिलालेख में हमें 193 ईसा पूर्व कलिंग के महान सम्राट, कलिंग जो कि अब उड़ीसा है, कलिंग के महान सम्राट खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खारवेल महामेघ वाहन वंश के सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला कथन ए है 1946 में मुस्लिम लीग में कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। ये कथन हमारा सही है। अब इस कथन का रीज़न आपको क्या दे रहा है? 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। ये दोनों कथन और कारण हमारा अलग अलग सही है, लेकिन कथन ए का कारण हमारा ये नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा कि ये दोनों अलग अलग सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। कथन आ तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किन स्थानों मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी बागौर में भी हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की सभ्यता हुआ करती थी। बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है और यह कोठारी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला है अदीना मस्जिद मांडू, दूसरा है लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, तीसरा है दाखिल दरवाजा गौड़ और चौथा है 3 दरवाजा अहमदाबाद। तो अदीना मस्जिद मांडू में नहीं है, ये है मालदा जो कि वेस्ट बंगाल में है। मालदा टाउन में अदीना मस्जिद स्थित है। तो ये हमारा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? यह रचनाकार है और यह रचना है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको गेस करना है कि किस रचनाकार ने कौन सी रचना नहीं की है। पहला है ध्रुवदास भगत नामावली, दूसरा है नाभादास भक्तमाल, तीसरा है रसखान रसिक प्रिया और चौथा है उस्मान चित्रावली। तो रसिक प्रिया की रचना रसखान ने नहीं की थी, इसकी रचना की थी आचार्य केशव दास जी ने। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन सी हमारा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ABCD आपको दिया गया है, इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। ये चारों ही भारत में एजुकेशन सिस्टम के लिए था।
ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले आया हमारा वुड का घोषणा पत्र, ये आया था 1854 में, जिसमें वुड ने तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा। उसने इस पत्र में भारत में अंग्रेजी शिक्षा और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही थी। फिर आया हमारा ऑप्शन ए, हंटर आयोग, यह आया 1880 में। इस आयोग में भारत में भारतीय शिक्षा आयोग के गठन की बात कही थी। फिर आया हमारा ऑप्शन बी, सेडलर आयोग। सेडलर आयोग का सुझाव 1904 में आया, लेकिन इसका गठन किया गया 1917 में। सेडलर आयोग ने ये बोला कि भारत में स्कूली शिक्षा 12 वर्ष तक होनी चाहिए और इंटरमीडिएट के बाद 3 वर्ष का ग्रेजुएशन होना चाहिए। हंटर आयोग के सिफारिश के बाद भारत में मैसूर, बनारस, पटना विश्वविद्यालय बना। ठीक है फ्रेंड। फिर लास्ट में आया हमारा ऑप्शन डी, सार्जेंट योजना, ये आई 1944 में। ये भी भारत में एजुकेशन सिस्टम के लिए था। तो हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। हमारा पहले आया ऑप्शन सी, फिर आया ऑप्शन ए, फिर आया हमारा ऑप्शन बी, फिर आया ऑप्शन डी। तो देख लेते हैं करेक्ट क्या होगा, CABD। तो देख लीजिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, CABD। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर जी ने। इन्होंने 1904 में अभिनव भारत समाज की स्थापना की, जो कि एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में क्रांतिकारी का प्रचार करना और ब्रिटिश के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ना था। विनायक दामोदर सावरकर जी ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति से कई ब्रिटिश ऑफिसरों को मारा था। फिर बाद में 1910 में इनको अंडमान की सेलुलर जेल में भेज दिया गया। जेल में भी वो कैदियों को आज़ादी के बारे में बताते थे और कैसे गुरिल्ला युद्ध लड़ा जाता था वो भी बताते थे। ठीक है फ्रेंड। अंडमान निकोबार का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी विनायक दामोदर सावरकर जी के नाम पे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ है विद्रोह, यहाँ है वर्ष। आपको पता करना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है संथाल 1855 में, ये सही है हमारा। दूसरा है कोल 1831 में, ये भी हमारा सही है। तीसरा है खांसी 1829 में, ये भी सही है। चौथा अहोम 1815 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1828 में। ठीक है फ्रेंड। ये सभी विद्रोह जनजातियां वर्सेस ब्रिटिश था, क्योंकि ब्रिटिश उस टाइम में विस्तारवाद की नीति और लोगों का शोषण करना जानती थी, तो उसी के खिलाफ ये सभी जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। संथाल हुआ था, ये बंगाल में हुआ था। इस विद्रोह को हम पहाड़िया विद्रोह भी कहते हैं। दूसरा है कोल, ये हुआ था नागपुर में। इसमें कोल जनजातियां अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की थी। तीसरा है खांसी, ये नॉर्थ ईस्ट में हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। और चौथा है अहोम हुआ था आसाम में। ठीक है फ्रेंड। तो ये भी आप याद रखिएगा कि ये जनजातियां कहाँ से थीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? सबको कंफ्यूजन होगा कि जोग जलप्रपात है, लेकिन हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, कुंचिकल जलप्रपात। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है और यह वराही नदी पर है। ठीक है फ्रेंड। अब जोग जलप्रपात की ऊंचाई है 253 मीटर, यह शरावती नदी पर है। और कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी में है। ये दोनों जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक है फ्रेंड। और तीसरा है हमारा राकिम कुंड जलप्रपात, ये बिहार में है और इसकी ऊंचाई है 168 मीटर। और डी है केवती जलप्रपात, ये मध्य प्रदेश के रीवा में है, इसकी ऊंचाई है 98 मीटर। ठीक है फ्रेंड।
तो ये भी आप याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन बी, कुंचिकल जल प्रपात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी, कोपेन। जर्मनी के वनस्पति और जलवायु वैज्ञानिक कोपेन ने 1900 में यह कथन दिया कि वनस्पति ही जलवायु का सही सूचक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपा घास मीन्स पंपास घास का मैदान स्थित है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जिसे आप मैप में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ आपको मरुस्थल दिया है, यहाँ पे देश। मरुस्थल वो स्थान होता है जहाँ पे वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है फ्रेंड। पहला मरुस्थल है सोनेरन। सोनेरन कहाँ है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये हमारा सही है। दूसरा है तकला मकान। तकला मकान कहाँ है? ये चीन में है, ये भी सही है। तीसरा है काराकुम। काराकुम कहाँ है? ये तुर्कमेनिस्तान में है, ये भी सही है। चौथा गिब्सन। गिब्सन हमारा ब्राज़ील में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिब्सन सही सुमेलित नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? वो है सहारा मरुस्थल, जिसका एरिया लगभग 94 लाख वर्ग किलोमीटर है। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? वो है थार, जिसका एरिया 2 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसे आप मैप में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कॉफ़ी उत्पादक देशों को उनके कॉफ़ी उत्पादन 2016 मात्रा को अवरोही क्रम में मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। 2016 में जो ऑर्डर था वही 2020 में भी है, तो इसे आप याद रखिएगा। सबसे पहले है ब्राज़ील। ब्राज़ील में दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है, लगभग 30 लाख टन से भी ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड, 30 लाख टन से भी ज़्यादा। दूसरे नंबर पे है वियतनाम। ब्राज़ील पहले पे, दूसरे पे है वियतनाम, तीसरे पे है कोलंबिया और चौथे पे है इंडोनेशिया। तो ऑर्डर आपका हुआ सी, बी, ए, डी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सी, बी, ए, डी। अब भारत में भी कॉफ़ी उत्पादन देख लीजिए। भारत विश्व में 7वें नंबर पे है। दक्षिण भारत में कॉफ़ी का उत्पादन मुख्य रूप से होता है, जिनमें सबसे पहले है कर्नाटक। कर्नाटक में पूरे उत्पादन का 53% होता है। फिर है केरल, केरल में 28% होता है। फिर है तमिलनाडु, तमिलनाडु में 11% होता है। फिर जो परसेंटेज बचा है वो उड़ीसा के कुछ भाग और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में होता है। भारत में मुख्य रूप से कॉफ़ी की जो किस्म है कौन सी है? वो है अरेबिका, अरेबिका और रोबस्टा। रोबस्टा ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है कि कॉफ़ी की कौन सी किस्म भारत में उगाई जाती है। भारत में मुख्य रूप से मैसूर की पहाड़ियाँ कौन सी हैं? बाबा बुदान की पहाड़ियाँ। ठीक है फ्रेंड। ऐसा कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में मुस्लिम संत बाबा बुदान कॉफ़ी का बीज यमन से तस्करी द्वारा लाए थे। फिर उन्होंने यह बीज मैसूर की पहाड़ियों में बोया था। फिर तभी से भारत में कॉफ़ी का उत्पादन शुरू हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य समुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, 7000 किलोमीटर। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसकी लंबाई 165 किलोमीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। स्वेज नहर का निर्माण 1859 में शुरू किया गया था और 10 वर्ष पश्चात 1869 में इस नहर का काम पूरा हो गया और यह व्यापार के लिए खोल दी गई है। स्वेज नहर के बन जाने के कारण एशिया और पूर्वी अफ्रीका का व्यापार का मार्ग खुल गया और भारत सहित ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक देशों के बीच व्यापार की सुविधा हो गई है। ठीक है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या था कि 7000 किलोमीटर कम हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30,
निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना 1875 में कलकत्ता में हुई। कलकत्ता में ही सबसे पहले भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय बनाया गया था। तो कलकत्ता हमारा 1875 में बना मुख्यालय। फिर इसे 1905 में शिमला ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर बाद में 1928 में भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय पुणे ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर लास्ट में 1944 में इसका ट्रांसफ़र नई दिल्ली कर दिया गया, जो कि अभी तक है। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है, वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा सबसे पहले कोलकाता बी, फिर शिमला सी, फिर पुणे डी और लास्ट में नई दिल्ली ए। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? पहला कथन है काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, यह कथन हमारा सही है। बी है क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी काली मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। इसको हम देखेंगे। काली मिट्टी की मुख्य विशेषता ये है कि पानी को बहुत जल्दी अवशोषित करती है, जिसके कारण ये चिपचिपी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, चिपचिपी हो जाती है। फिर इसमें बहुत जल्दी क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इस मिट्टी को हम स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं, मीन्स सेल्फ कल्टिवेटेड सॉइल। इसीलिए इसको हम परिपक्व मिट्टी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है और सी सही है। ऑप्शन डी देखिए, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, क्योंकि काली मिट्टी मुख्य रूप से दक्कन के पठार, दक्कन प्लेट्यू और मालवा पठार पे पाई जाती हैं। इन दोनों पठार में कौन से राज्य हैं? सबसे पहले है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी मुख्य रूप से लावा चट्टानों के टूटने से बनी है। काली मिट्टी का रंग काला इसलिए होता है क्योंकि इसमें कौन सा एलिमेंट होता है? इसमें होता है टिटने फेरस मैग्नेटाइट। ठीक है फ्रेंड, इसको भी आप याद रखिएगा कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है। काली मिट्टी में मुख्यतः कपास होता है। कपास की फसल बहुत ज़्यादा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास गुजरात में होता है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि कपास की फसल सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की बाउंड्री लाइन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत एवं चीन के बीच में है। 1914 में भारत में तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट और तिब्बत के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे हम शिमला समझौता भी बोलते हैं। इस समझौते में भारत और तिब्बत के बीच में बाउंड्री लाइन डिफाइन की गई थी, जिसमें कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हेनरी मैकमोहन ने इस समझौते में अहम भूमिका निभाई थी। तो इसलिए उन्हीं के नाम पे इस सीमा का नाम पड़ा, मैकमोहन सीमा रेखा। फिर बाद में चीन की विस्तारवादी नीतियों के कारण 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ। उसके बाद चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और 1914 का शिमला समझौता मानने से इनकार कर दिया। तब से मैकमोहन सीमा रेखा भारत और चीन के बीच में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पे पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? मीन्स उसके मुहाने पे जैसे पक्षी का पैर होता है वैसे डिज़ाइन का डेल्टा बनता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, मिसिसिपी नदी के मुहाने पे, जिसे आप फिगर में भी देख सकते हैं। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में बहती है। यह इटास्का झील से निकलती है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से होते हुए गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती हैं। ठीक है फ्रेंड,
ये और भी कई महत्वपूर्ण नदी हैं और ये नदी किस देश में है उसका एक चार्ट है, इसे आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि मीन्स नेचुरल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि किसी एक निश्चित क्षेत्र में, निश्चित प्लेस में और एक निश्चित समय, निश्चित टाइम में वहाँ बसे लोगों की संख्या में कितना चेंज आ रहा है, कितना बदलाव आ रहा है, उसी को हम प्राकृतिक वृद्धि या नेचुरल ग्रोथ बोलते हैं। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, उस जगह पे एक निश्चित समय में कितने लोगों का जन्म हुआ और उसी समय में कितने लोगों की मृत्यु हुई। ठीक है फ्रेंड, इसी को हम प्राकृतिक वृद्धि या नेचुरल ग्रोथ कहते हैं। तो ए और बी से हम प्राकृतिक वृद्धि या नेचुरल ग्रोथ निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सर्वप्रथम विकसित किया गया। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, यूएनडीपी द्वारा। यूएनडीपी हर साल मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट जारी करता है। एचडीआई का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने बताया था। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने का एक टूल होता है जिसमें कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट के जो की डायमेंशन होते हैं कौन कौन से, पहला है हेल्दी लाइफ, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड और चौथा है पर कैपिटा इनकम। ये चारों ही ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने के की डायमेंशन होते हैं। भारत की रैंक 2019 में क्या है, भारत की एचडीआई रैंक 189 देशों की रिपोर्ट में 129वीं है। ठीक है फ्रेंड, तो इसे भी आप याद रखिए कि एचडीआई रैंक भारत की 129वीं है 2019 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसे हिंदी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा की शुरुआत 7 सितंबर 2005 में की गई थी। मनरेगा स्कीम के तहत गांवों में रहने वाले लोगों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है जिनकी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा हो। उत्तर प्रदेश में 2020 में मनरेगा में न्यूनतम जो मजदूरी है वो है 280 रुपये पर डे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र लॉरेंज कर्व द्वारा मापा जाता है। तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, आय की विषमता, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। 1905 में इकोनॉमिस्ट मैक्स ओ लॉरेंज ने एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया जिसमें उन्होंने एक्स एक्सिस पे परसेंट ऑफ हाउस होल्ड्स रखा और वाई एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ इनकम रखा, और उन्होंने ये बताया कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इन दोनों के बीच में तो उसमें हमको इनकम की इनइक्वालिटी दिखाई देती है। ठीक है फ्रेंड, बाकी जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने इसे सोशल इनइक्वालिटी बोला, लेकिन लॉरेंज ने इसे इनकम की इनइक्वालिटी बोला। तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी है, आय की विषमता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी, हरियाणा। 2011 की जनगणना के आधार पर हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है, वहाँ प्रति 1000 पुरुषों में 879 महिलाएं ही हैं। अब अगर बात की जाए कि भारत में कितना लिंगानुपात है, भारत में प्रति 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश में यह कितना है, उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों में 912 महिलाएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39,
निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, स्थानीय मेलों पर कर। बाकी दोनों कर बिक्री कर और भू राजस्व कर राज्य द्वारा लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। भारत में निम्नलिखित 5 वर्षों की योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय समपोषणीय वृद्धि था? मीन्स 5 वर्षों की योजनाओं में ऐसी कौन सी योजना थी जिसका मुख्य मेन फोकस था सस्टेनेबल ग्रोथ करना? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम था 2012 से 2017 के बीच में, जिसे कि अब भारत सरकार ने 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का बेसिक थीम या फोकस ऑफ प्लान था, क्या था? फास्टर, मोर इंक्लूसिव या समावेशी, मोर इंक्लूसिव, और लास्ट में क्या था? सस्टेनेबल ग्रोथ, जो कि आपसे क्वेश्चन में भी पूछा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये सारी पंचवर्षीय योजनाओं के बेसिक थीम और फोकस ऑफ प्लान है, इसे आप देख लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? 25 जून 2015 को भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत भारत में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है। उत्तर प्रदेश के 11 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चुना गया है, जिनमें से पहला है आगरा, दूसरा है अलीगढ़, तीसरा है इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज है, चौथा है बरेली, पांचवा है झांसी, छठवां है कानपुर, सातवां है लखनऊ, आठवां है मुरादाबाद, नौवां है रामपुर, 10वां है सहारनपुर और लास्ट में 11वां है वाराणसी। ठीक है फ्रेंड, ये सब शहर आप याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है क्या? कि इसमें गाजियाबाद को नहीं चुना गया है। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रीय परिवहन स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के अनुसार वर्तमान मीन्स ये क्वेश्चन पेपर 2018 का है, तो 2018 में भारत की कुल प्रजनन दर TFR टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? 2018 में भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट था 2.2, ऑप्शन ए करेक्ट था। 2.2 का मतलब कि भारत में एक औरत के पीछे, एक वुमेन के पीछे 2 से ज़्यादा बच्चे। अब बात करेंगे 2020 के डाटा की। 17 जुलाई 2020 तक भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट अर्बन एरियाज़ में कितना है? वो है 1.7 और रूरल एरियाज़ में है 2.4। इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.1। ये इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी 2.05। मीन्स 2020 में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.05 मीन्स एक औरत के पीछे 2 से थोड़ा ज़्यादा बच्चे, मीन्स 2018 से कम हो गया। अब अगर बात की जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टोटल फर्टिलिटी रेट कौन से देश का है, तो है नाइजर का। वहाँ पे एक औरत के पीछे 6.5 से ज़्यादा बच्चे हैं। और सबसे कम किस देश का है? वो है सिंगापुर का। वहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट है 0.83 मीन्स एक औरत के पीछे एक से कम बच्चे। तो ये सब डाटा आप याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट है कि 2020 में कितना है? 2020 में है 2018 से कम मीन्स 2.05। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? BPL का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। मीन्स शहर में वो लोग जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे? उसके लिए भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया था, जिसका अध्यक्ष उन्होंने प्रोफेसर SR हाशिम को बनाया था।
तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाशिम समिति। हाशिम समिति ने दिसंबर 2012 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी, जिसमें उन्होंने शहर में रहने वाले गरीबों की पहचान को बताने के लिए 3 पॉइंट्स बताएं। पहला था रहने की समस्या को देखकर, दूसरा था सामाजिक कमजोरी को देखकर, सामाजिक कमजोरी को देख के, और तीसरा था आय की समस्या को देख के। ठीक है फ्रेंड। अब उत्तर प्रदेश में बीपीएल परिवार वो परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 10,000 से कम है। उनको उत्तर प्रदेश सरकार 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल देती है, और 13.5 रुपये किलो चीनी भी देती है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशतांश वनों के अंतर्गत आता है। 2017 की रिपोर्ट में भारत का जितना एरिया है उसका 21.54% वन क्षेत्र में आता था, मीन्स फॉरेस्ट एरिया। तो 2018 के पेपर में ये हमारा आंसर था ऑप्शन सी। अब अगर बात की जाए 2019-20 में फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो 2019-20 में भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% वन है, फॉरेस्ट कवर है। ठीक है फ्रेंड, इसको आप याद रखिएगा। अगर इसी क्वेश्चन में फॉरेस्ट कवर के साथ साथ आपसे ट्री कवर भी पूछे तो उस केस में हमारा आंसर होगा, फॉरेस्ट कवर कितना है, फॉरेस्ट कवर है हमारा 21.67, और भारत में ट्री कवर कितना है, वो है 2.89%। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24.56%। अगर आपसे फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर दोनों साथ में पूछे तो आपका आंसर होगा 24.56, और अगर आपसे सिर्फ फॉरेस्ट कवर पूछे तो आपका आंसर होगा 21.67। भारत में सबसे ज़्यादा जो वन का परसेंटेज बढ़ा है, फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, वो कहाँ बढ़ा है, वो बढ़ा है कर्नाटक में। ठीक है फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि भारत में फॉरेस्ट कवर कहाँ इंक्रीज हुआ है, वो कर्नाटक में। और भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, वो है मध्य प्रदेश में है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, कहाँ कितना परसेंटेज बढ़ा और कितना वन है। ठीक है फ्रेंड, ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कैंसिल कर दिया था। इसका आंसर है 1 अप्रैल 1973, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित, मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक जीवोम, यह माँ होगा, जीवोम का एक उदाहरण है। जीवोम का मतलब होता है घर या पर्यावास, जहाँ पे कोई जंतु रहता है और अपना जीवन यापन करता है, उसे हम जीवोम या पर्यावास कहते हैं। ऑप्शन ए जलतंत्र, ऑप्शन बी घास का मैदान, ऑप्शन सी वर्षावन। ये नेचुरल जीवोम के एग्जाम्पल हैं, जबकि ऑप्शन डी फसली भूमि एक आर्टिफिशियली मीन्स मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक जीवोम का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन डी कंगारू चूहा। कंगारू चूहा उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसका आकार भारत में जो चूहे होते हैं उनके जितना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन बी गुजरात के जामनगर में। NCMB सेंटर का मुख्य उद्देश्य कोस्टल एरियाज में समुद्री तटों में बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा करना। ठीक है फ्रेंड, गुजरात के जामनगर में मरीन नेशनल पार्क भी है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है कि मरीन नेशनल पार्क कहाँ है, गुजरात के जामनगर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49।
डा चिगम राष्ट्रीय उद्यान, डा चिगम नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी, हंगुल या कश्मीर स्टैग। डा चिगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस पार्क की स्थापना 1981 में की गई थी। डा चिगम नेशनल पार्क मुख्य रूप से हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल या कश्मीर स्टैग एक तरह का लाल हिरन होता है जो कि सिर्फ डा चिगम नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हंगुल या कश्मीर स्टैग। वैसे तो कस्तूरी मिर्ग, गोल्डन ओरियोल और येलो थ्रोटेड मॉर्टल भी डा चिगम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, लेकिन हंगुल या कश्मीर स्टैग की वजह से डा चिगम राष्ट्रीय उद्यान बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, विश्व जैव विविधता दिवस वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 22 मई को। 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, ये तीनों डेट आप याद रख लीजिए। 22 मार्च को क्या होता है? जल दिवस होता है। 22 अप्रैल को कौन सा डे होता है? पृथ्वी दिवस होता है। और 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे, विश्व जैव विविधता दिवस। ये तीनों डेट भी आप याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? मीन्स सॉइल से रिलेटेड कौन है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, इडैफिक। मिट्टी की संरचना या स्ट्रक्चर और मिट्टी के घटक को हम फैक्टर बोलते हैं। मिट्टी की संरचना और घटक को हम इडैफिक बोलते हैं। उनमें क्या क्या आते हैं? उनमें आते हैं वाटर कंटेन, दूसरा है एसिडिटी, तीसरा है एरेशन, चौथा है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है फ्रेंड, ये सब एडैफिक में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन ए, एडैफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल। पृथ्वी की सबसे निचली सतह कौन सी है? वो है ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल। उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल। इसके ऊपर है मीजोस्फीयर या मध्य मंडल। और इसके ऊपर है एक्सोस्फीयर या बहिमंडल। ओजोन लेयर की खोज 1913 में की गई थी। किसने की थी? ये की थी चार्ल्स फैब्री और हेनरी बॉयसन। ठीक है फ्रेंड, हेनरी बॉयसन। लेकिन ओजोन लेयर का जो सही से एक्सप्लोरेशन था वो किया था ब्रिटिश मेट्रोलॉजिस्ट GMB डॉप्सन ने। ठीक है फ्रेंड, और डॉप्सन ने ओजोन लेयर को मेजर करने की एक यूनिट डिफाइन की थी, उसे कहा था डॉप्सन यूनिट। अपने नाम पे ही रखा था। और एक डॉप्सन यूनिट इक्वल टू होता है 0.01 mm। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर की एवरेज थिकनेस है वो है 300 डॉप्सन यूनिट, मीन्स 3 mm। ठीक है फ्रेंड, ये भी एग्जाम में आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, वैश्विक ऊष्मन मीन्स ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी की। कैसे, इसको हम देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ेगी तो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर जो वो भी बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पृथ्वी का जो प्रेशर होता है वो वेरी करने लगता है, और जब प्रेशर वेरी करता है तभी पृथ्वी पर चक्रवात, तूफान और बवंडर आते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। केवल चक्रवात, केवल तूफान, केवल बवंडर, ये तीनों ही हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन स्वावासन मीन्स इन सेतु संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, वनस्पति बाग या बोटेनिकल गार्डन। इन सेतु का मतलब ये होता है कि जब हम जीवों को उनके नेचुरल हैबिटेट या प्राकृतिक आवास में कंजर्व करते हैं तो उसे हम इन सेतु बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैव मंडल, आगार, राष्ट्रीय उद्यान और पवित्र उपवन, ये सब इन सेतु के उदाहरण हैं। इसके विपरीत में अगर जीवों को उनके
प्राकृतिक आवास में कंजर्व ना करके हम मैन मेड हैबिटेट में कंजर्व करें तो उसको हम एक्स सेतु बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे चिड़ियाघर, बोटेनिकल गार्डन और एक्वेरियम होता है। तो आप जान लीजिए कि इन सेतु और एक्स सेतु में क्या डिफरेंस है। इन सेतु हमारा नेचुरली होता है और एक्स सेतु हमारा मैन मेड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण मीन्स अल्ट्रावायलेट रे अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है। समताप मंडल पर अल्ट्रावायलेट रेस के कारण ओजोन का निर्माण लगातार होता रहता है और ये निर्माण तब तक होता है जब तक कि समताप मंडल पर अल्ट्रावायलेट रे रहती है। तो देखिए कैसे निर्माण होता है। अल्ट्रावायलेट रे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को 2 एटम में ब्रेक कर देती हैं। फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम से क्रिया करके ओजोन बनाता है। ठीक है फ्रेंड, और ये अभिक्रिया तब तक चलती है जब तक कि समताप मंडल पे क्या रहे, अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी, इन तीनों में अल्ट्रावायलेट बी सबसे डेंजरस रे है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि तीनों में से कौन डेंजरस होती है, तो आप याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है क्या, किसका निर्माण होता है, ऑप्शन सी ओजोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शांति। 2018 में जब ये क्वेश्चन आया था तो बहुत से लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया था कृषि, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहते हैं। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि ऑप्शन ए कृषि सही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। नोबेल पुरस्कार कृषि क्षेत्र में नहीं दिया जाता, ये दिया जाता है भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र में, औषधि में और शांति में। ठीक है फ्रेंड। नॉर्मन बोरलॉग ने उन्नत कृषि द्वारा भुखमरी के विरुद्ध लड़ाई हेतु एक अवार्ड की शुरुआत की थी, जिसे हम कहते थे क्या, विश्व खाद्य पुरस्कार, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड फूड प्राइज। ठीक है फ्रेंड, इसको भी आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड फूड प्राइज की शुरुआत किसने की, तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। इसको आप देखते टिक कर सकते हैं, ऑप्शन डी ओजोन परत। ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर में नहीं है, ये है स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल पे। ठीक है फ्रेंड, समताप मंडल पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, ये हमारा सही सुमेलित है। दूसरा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये असम में है, ये भी सही है। तीसरा है पेरियर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये केरल में है, ये भी सही है। चौथा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये है उड़ीसा में। इस नेशनल पार्क की स्थापना 1980 में उड़ीसा के मयूरभंज जिले में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में किसे जेवी नार्लिकार के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए ज्योतिष। ठीक है फ्रेंड, एस्ट्रोलॉजी, बाकी तीनों जो हैं खगोलिकी एस्ट्रोनॉमी, ब्रह्मांड की कॉस्मोलॉजी, और तीसरा है नैनो प्रौद्योगिकी, इसे हम नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इसे हम साइंस की कैटेगरी में रखते हैं। साइंस क्या है, साइंस वो सब्जेक्ट है जिसमें हम किसी को प्रूफ करने के लिए एक प्रिंसिपल होता है, उसका एक तर्क होता है और उसका कैलकुलेशन होता है, उसको हम साइंस बोलते हैं। जबकि ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी क्या है, जिसमें बड़े बड़े लोग सड़क के किनारे, न्यूज़ चैनल पे, फेसबुक पे, ऑनलाइन लोगों का भविष्य बताते हैं कि ये करिए, वो करिए, इस रंग का वस्त्र पहनिए, ये दान करिए। तो ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ नहीं, इसीलिए ज्योतिष को अभी तक साइंस की कैटेगरी में नहीं रखा गया। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ज्योतिष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में किसका आविष्कार विल्हेम रॉन्टजेन द्वारा किया गया। तो उसका आंसर है ऑप्शन बी एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन की खोज जर्मनी के रहने वाले विल्हेम रॉन्टजेन ने किया। ऑप्शन ए है रेडियो की खोज मार्कोनी ने की।
मार्कोनी ने की, जो कि इटली के रहने वाले थे। ऑप्शन सी है बिजली का बल्ब, बिजली के बल्ब की खोज एडिसन ने की, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। इन दोनों को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना मीन्स डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, वॉटसन तथा क्रिक। जेम्स वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने जब डीएनए को एक्सरे मशीन में देखा तो उन्होंने ये जाना कि डीएनए का एटम सीधा ना होके एक घुमावदार सीढ़ी की तरह होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है फ्रेंड, घुमावदार सीढ़ी की तरह होता है, जिसे हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसे आप फिगर में भी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है? किसने दी संरचना? ये वॉटसन तथा क्रिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? पहला है दृश्य प्रकाश, दूसरा है अवरक्त किरणें, तीसरा है पराबैंगनी किरणें और चौथा है एक्स किरणें। तो एक्स किरणों की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। अगर हम बात करें कि सारी विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है, तो सबसे ज़्यादा कॉस्मिक रे की होती है, कॉस्मिक रे की। फिर उससे कम होती है गामा रे की, गामा रे की। फिर उससे कम होती है एक्स रे की, जो कि आपको क्वेश्चन में भी दिया है। फिर उससे कम होती है अल्ट्रावायलेट रे की। फिर उससे कम होती है विजिबल रे की, विजिबल रे की, दृश्य प्रकाश। विजिबल में क्या आता है? विबग्योर, विबग्योर आता है ना। तो विबग्योर का पहला कलर कौन सा है? वायलेट। और यहाँ पे अल्ट्रावायलेट, मतलब अल्ट्रावायलेट की जो एनर्जी है वो वायलेट से थोड़ा ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ वर्ड अल्ट्रावायलेट यूज़ किया है। विजिबल के बाद क्या है? इंफ्रारेड, ठीक है फ्रेंड, इंफ्रारेड। अब यहाँ वर्ड क्या है? इंफ्रा, मतलब इंफ्रारेड की एनर्जी रेड से थोड़ा कम होगी। इंफ्रारेड के बाद क्या आता है? माइक्रोवेव, जो कि हम ओवन में भी यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव के बाद क्या आएगा? रेडियो वेव, मतलब रेडियो वेव की एनर्जी सबसे कम रहती है और कॉस्मिक रे की एनर्जी सबसे ज़्यादा रहती है। ये चारों आप याद कर लीजिए, कॉस्मिक रे, फिर गामा रे, फिर एक्स रे, फिर अल्ट्रावायलेट रे, और नीचे सबसे कम किसकी? रेडियो वेव और माइक्रोवेव। ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? ऑप्शन ए है केवल धान के खेतों से, ऑप्शन बी है केवल दीमक की बाम्बी से, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों से, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों से। मीथेन को हम मार्श गैस भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CH4। इसमें कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम होते हैं। मीथेन गैस इन दोनों के अलावा कोयले की खान से, दलदल से, और जहाँ पे पशु बांधे जाते हैं, घरेलू पशु बांधे जाते हैं, वहाँ से भी मीथेन निकलती है। तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है, मीन्स सेमी कंडक्टर एलिमेंट है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, सिलिकॉन। सिलिकॉन के साथ साथ जर्मेनियम भी सेमी कंडक्टर मटेरियल या एलिमेंट होता है। बाकी तीनों, एल्यूमिनियम, चांदी और सीसा, ये सब कंडक्टर्स होते हैं जो कि विद्युत के सुचालक होते हैं। अर्धचालक सेमीकंडक्टर की विद्युत चालकता कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले हम न्याय देखेंगे। न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन से? पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनैतिक न्याय। ठीक है फ्रेंड, तो कितने प्रकार के न्याय हुए? 3 प्रकार के। ऑप्शन ए में सिर्फ 3 दिया है, बाकी ऑप्शन में आपको 3 कहीं नहीं दिया है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और बाकी आपको पढ़ना ही नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर भी हम बाकी प्रकार देख लेते हैं। न्याय का हमारा हो गया। दूसरा है स्वतंत्रता। हमको 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहली कौन सी है? विचार करने की। दूसरा है अभिव्यक्ति की।
तीसरा है विश्वास की, चौथा है धर्म की, और पांचवा है उपासना की। ठीक है फ्रेंड, ये 5 हो गए। अब फिर क्या है नेक्स्ट, समानता। समानता में हमको 2 प्रकार की समानता दी गई है। पहला है प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर। ठीक है फ्रेंड। अब लास्ट में क्या बचा, भ्रातृत्व। भ्रातृत्व में क्या होगा कि एक प्रकार की, सिर्फ एक प्रकार की बंधुता होगी, एक प्रकार की बॉन्डिंग जो होगी। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, 5, 2, 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए मीन्स कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार कौन था? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, सुश्री मीरा कुमार जी। सुश्री मीरा कुमार जी लोकसभा की स्पीकर भी रह चुकी हैं। अगर बात की जाए कि एनडीए के उम्मीदवार कौन थे, वो थे हमारे आदरणीय रामनाथ कोविंद जी। ठीक है फ्रेंड, इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी जीत लिया और वर्तमान में ये भारत के ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष उपसभापति कौन था? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है फ्रेंड, अगर बात की जाए कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, राजीव कुमार जी। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ठीक है फ्रेंड, फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में कौन एक संविधानेतर संस्था है? मीन्स एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी वो एजेंसी होती है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं मिलता। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी, जो कि पहले प्लानिंग कमीशन था। ऑप्शन ए, संघ लोक सेवा आयोग, ये इसका जिक्र आर्टिकल 315 में मिलता है। वित्त आयोग, इसका जिक्र आर्टिकल 280 में मिलता है। और ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग का जिक्र आर्टिकल 324 मिलता है। मतलब कि ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी हैं। ये कुछ और भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है, इसे आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। सरकारीय आयोग की संस्तुतियां मीन्स रिकमेंडेशंस निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, केंद्र राज्य संबंध। 1983 में भारत सरकार ने केंद्र और राज्य के संबंध को मजबूत और उस पर विचार करने के लिए एक आयोग का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता आर.एस. सरकारिया ने की थी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1988 में भारत सरकार को सौंपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार मीन्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस देश में आरंभ की गई? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन। भारत में भी संसदात्मक सरकार है। संसद के 2 सदन हैं, पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। ठीक है फ्रेंड, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में किसके संबंध में राज्यसभा का एक अनन्य अधिकार है? तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। अखिल भारतीय सेवा में न्यायिक सेवा भी आता है। आर्टिकल 312 में यह बताया गया है कि नई अखिल भारतीय सेवा लाने का पूर्ण अधिकार राज्यसभा का होता है। उसके लिए राज्यसभा के सदस्यों को 2/3 बहुमत लाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, तभी एक नई अखिल भारतीय सेवा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता
से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन 2 भाग 2। भारत के संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। ठीक है फ्रेंड, भाग 2 में हमको नागरिकता से संबंधित प्रावधानों के बारे में पता चलता है, जो कि आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है। भाग 1 में क्या है? संघ और उसके क्षेत्र हैं। भाग 7 में क्या है? संविधान अधिनियम। भाग 9 में क्या है? पंचायत। ठीक है फ्रेंड, ये कई और भाग हैं, इसे आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। भारत में संघ की राजभाषा कौन सी है? वो हिंदी है, जिसका जिक्र आर्टिकल 343 1 में मिलता है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करें इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का आंसर ए और बी दोनों है, लेकिन यूपीपीएससी ने इसका आंसर ऑप्शन ए माना है। अगर ए होगा तो वो आर्टिकल कौन से में होगा? वो आर्टिकल होगा 100A में। और बी वाला हमारा कौन सा आर्टिकल होगा? ये होगा 368(2) में। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद, यहाँ संसद नहीं यहाँ सांसद होगा, सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? आर्टिकल 101(4) के तहत अगर कोई सांसद संसद से 60 दिन एब्सेंट होता है तो उसकी सदस्यता खत्म की जाएगी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 60 दिन। फ्रेंड, ये थे 1 से 75 तक के क्वेश्चन। बाकी 75 से 150 तक के क्वेश्चन का सलूशन मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहें।